हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे लिटरेरी रैंडम सीरीज का 5वां पार्ट। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ वॉर पोएट? इनमें से कौन वॉर पोएट के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है टी.एस. एलियट, एजरा पाउंड, जॉन ड्रिंक वाटर एंड विल्फ्रेड ओवन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है विल्फ्रेड ओवन। ओवन को एक वॉर पोएट के रूप में जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। आगे देखते क्या है। विल्फ्रेड ओवन का लाइफ स्पैन रहा है 1893 टू 1918। एक शॉर्ट लाइफ स्पैन रहा है विल्फ्रेड ओवन का। वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड सोल्जर। बेसिकली ये पोएट होने के साथ साथ सोल्जर भी थे ब्रिटिश आर्मी में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में इन्होंने एक रेजिमेंट ज्वाइन की थी। उस समय जो वॉर चल रहा था बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग पोएट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में इनको एक वॉर पोएट के रूप में, एक लीडिंग पोएट के रूप में जाना जाता है। हिज वॉर पोएट्री ऑन हॉरर्स ऑफ ट्रेंचेस, गैस वॉरफेयर was much influenced by his mentor सिगफ्रॉयड सुशून। तो इस समय जो हॉरर ऑफ ट्रेंचेस थी, चूंकि ये सोल्जर थे और वहाँ की करंट सिचुएशन कैसी थी, वॉर फ्रंट पे कैसी सिचुएशन होती थी, कैसे सोल्जर्स जो हैं एक जो गैस वॉरफेयर का सिचुएशन होती थी कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलती है एंड दे स्टार्टेड चोकिंग टू डेथ। तो ये बहुत ही ग्रूशम एंड ये हॉरिफाइड सिचुएशन जो थी। अगर एक व्यक्ति एज ए सोल्जर जो है वॉर फ्रंट पे रह के चीज़ों को देखता है और उसको लिखता है, तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल तौर पे अगर आप वो अपने एक्सपीरियंसेस को पोएट्री के थ्रू रीडर्स को बताना चाहता है। Was killed in action on 4th November 1918, a week before the war's end at the age of 25। ये इंफॉर्मेशन काफ़ी पैथेटिक कह सकते हैं। अगर आप इनकी लाइफ को देखेंगे तो 4 नवंबर 1918 को, एक हफ्ता पहले, यानी कि वॉर के एंड से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के एक हफ्ता पहले ही इनकी डेथ हो जाती है। 25 साल के जब थे ये। तो ऐसी सिचुएशन में इनको वॉर फ्रंट पे शायद गोली लगती है, सर में गोली लग जाने से इनकी डेथ हो जाती है। अमॉन्ग हिज बेस्ट नोन वर्क्स, इनके कुछ वर्क्स जो हैं, जो भी जिसकी वजह से ये फेमस हैं, मोस्ट ऑफ विच आर पब्लिश पॉस्थुमसली। अब पॉस्थुमस वर्क क्या होता है? जब एक राइटर के वर्क्स को उसके मरने के बाद पब्लिश किया जाता है, तो ये पॉस्थुमस वर्क कहलाता है। कौन कौन से वर्क हैं देख लेते हैं। तो डियोल्सेट डेकोरमिस्ट एक लैटिन नाम की इनकी पोएम है। इनसेंसिबिलिटी एक बहुत ही फेमस पोएम इनकी है। एंथम फॉर डूम्ड यूथ, फ्यूटिलिटी, स्प्रिंग ऑफेंसिव एंड स्ट्रेंज मीटिंग, दीज आर द फेमस पोएम्स ऑफ विल्फ्रेड ओवन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एनागोनिसिस मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? आपके ऑप्शन है रिकग्निशन, ऑब्लिवियन, कॉन्टेम्पलेशन एंड फ्यूचरिस्टिक विजन। आपके आंसर है, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का रिकग्निशन। यानी एनागोनिसिस का मतलब होता है रिकग्निशन, यानी अपने की पहचान करना। अब इसको थोड़ा सा फर्दर डिटेल में जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो एनागोनिसिस इज अ मोमेंट इन ए प्ले और अदर वर्क व्हेन अ कैरेक्टर मेक्स अ क्रिटिकल डिस्कवरी और रिकग्निशन। तो यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली ये प्ले से रिलेटेड है, और ऐसे में क्या होता है, जो हमारे प्ले के प्रोटैगनिस्ट होता है, उसको एक क्रिटिकल डिस्कवरी, यानी कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो कि उसको नहीं पता होती हैं, और ये डिस्कवरी या रिकग्निशन, दोनों का मतलब एक ही है। ये उसके लिए काफ़ी शॉकिंग होती है, जिससे उसका पूरा कैरेक्टर, पूरा पर्सपेक्टिव, पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ये एक मोमेंट होता है जहाँ पे उसे पता चलता है। इसी मोमेंट को हम एनागोनिसिस कहते हैं। और इट इज ए ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड्स का एक ट्रांसलेशन है। इट वाज द हीरो सडन अवेयरनेस ऑफ रियल सिचुएशन, यानी उसको एक कहते हैं ना कि ज्ञान मिलता है, एक अवेयरनेस होती है रियल सिचुएशन की, जिसको वो इससे पहले नहीं जानता है। द रियलाइजेशन ऑफ थिंग्स एज दे स्टूड, जैसा कि चीजें चल रही होती हैं। In a play, Oedipus Rex by Sophocles, Oedipus' realization that he is in fact his father's murderer and his mother's lover। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। Oedipus Rex एक फेमस प्ले है जिसको सोफोक्लीज ने लिखा है।
जहाँ पे इडिपस जो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले है उसे रियलाइज होता है दैट ही इज इन फैक्ट हिज फादर्स मर्डर एंड हिज मदर्स लवर। अब ये सिचुएशन कैसे बनती है? इडिपस जो कि बचपन में मिसिंग रहता है, यानी फादर को वो नहीं जानता है, और उसे एक ब्लैक स्मिथ ने उसे पाला पोसा होता है। तो एक ऐसी सिचुएशन बनती है इन बिटवीन प्ले कि वो उसे अपने फादर से लड़ाई लड़नी होती है, जहाँ पे उसने अपने फादर का वो मर्डर कर देता है, यानी उसे मार देता है। अब ये जो पुराने समय में क्या होता था, जो नियम होता था कि आप अगर आपने राजा को मार दिया तो आपको सिंहासन मिलेगा, और फिर जो क्वीन होती थी उनसे वो शादी कर सकते थे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन में इडिपस रहता है, और वो अपनी मदर से ही अननोइंगली, विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट हिज रियल सिचुएशन, वो शादी कर लेता है। लेकिन बाद में जब उसे रिवोल्यूशन होता है, यानी उसे अपनी पहचान होती है कैरेक्टर की कि एग्जैक्टली वो है कौन, और जिसने उससे शादी की वो उसकी मदर हैं, और जिसको उसने मारा उसके फादर थे। तो यहाँ पे जो रिकग्निशन है, इसको ही हम एनागोनिसिस कहते हैं, और ये एक प्ले का पार्ट है और एक टर्म है जो कि क्रिटिसिज्म का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। हु कंसिडर्ड ड्राइडन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म एज द राइटर हु फर्स्ट टॉट अस टू डिटरमिन अपॉन प्रिंसिपल्स द मेरिट ऑफ कॉम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है कि किस ड्राइडन के बारे में ये स्टेटमेंट या ये कोटेशन किसके हैं, ये पर्टिकुलर कोटेशन जो है किस क्रिटिक ने ड्राइडन के बारे में कहा है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, अलेक्जेंडर पोप एंड एस.टी. कॉलरिज। तो आपका राइट आंसर है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये पर्टिकुलर कोटेशन जो है ड्राइडन के बारे में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है। आगे देख लेते हैं क्या है। सैमुअल जॉनसन, अ प्रोमिनेंट 18th सेंचुरी इंग्लिश राइटर एंड लेक्सिकोग्राफर। सैमुअल जॉनसन के बारे में इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि 18th सेंचुरी के एक बड़े राइटर के रूप में जाने जाते हैं, लेक्सिकोग्राफर भी थे। इज क्रेडिटेड विद कॉलिंग जॉन ड्राइडन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। यानी ये स्टेटमेंट जो है, एक टाइटल जो दिया गया है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा जॉन ड्राइडन को कि ही वाज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, यानी और कहाँ ये स्टेटमेंट या ये कोटेशंस कहाँ है? तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वर्क है, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स 1779 टू 1781 में। यानी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, जहाँ पे इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। ही डिक्लेयर्स दैट ड्राइडन, अब उन्होंने इस प्लेन का जो फेमस वर्क है जिसको हम सबको पता है कि जिसकी वजह से ड्राइडन काफी फेमस है एज ए क्रिटिक, उस वर्क का नाम है एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, जिसको पब्लिश किया गया 1668 में। वाज द फर्स्ट रेगुलर एंड वैल्यूएबल ट्रीटीज, यानी एक कहा गया है कि पहला रेगुलर और वैल्यूएबल ट्रीटीज के रूप में जाना जाता है ड्राइडन के एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी को। दैट टीचेस, जिसने हमें बताया या हमें सिखाया, दैट समथिंग अबाउट द आर्ट ऑफ राइटिंग, जिसने हमें कहीं ना कहीं आर्ट ऑफ राइटिंग के बारे में काफी कुछ बताया, जिस वजह से डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म का टाइटल दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ए क्रिटिक ऑब्जर्व्स, एक क्रिटिक जो है ऑब्जर्व क्या करता है, क्या स्टेटमेंट है उनका? द ग्रेट वर्क ऑफ ड्राइडन इज in criticism is that at the right moment he became conscious of the necessity of affirming the native element in literature. Who is the critic? किस क्रिटिक ने ये ऑब्जर्व किया जॉन ड्राइडन के बारे में? आपके ऑप्शन है टी एस एलियट, मैथ्यू अर्नोल्ड, चार्ल्स डिकेंस एंड एफ आर लिविस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है टी एस एलियट ने। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है टी एस एलियट ने जॉन ड्राइडन के बारे में कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। हु इज द ऑथर ऑफ रासेलास? रासेलास वर्क है, इसको किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर जॉनसन, रिचर्ड स्टिल, चार्ल्स लैम्ब एंड ऑप्शन डी अलेक्जेंडर पोप। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने रासेलास वर्क को लिखा हुआ। कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ओरिजिनल टाइटल ऑफ द बुक, यानी कि रासेलास का ओरिजिनल टाइटल क्या है, जिसको हम बेसिकली हम अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें या फेमस फॉर्म में देखें तो रासेलास जाना जाता है। बट क्वेश्चन जब भी आते हैं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट वगैरह में, तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे टाइटल के फुल किसी वर्क का टाइटल फुल टाइटल को पूछा जाता है, तो हमें यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है।
तो ये जानना जरूरी है कि किसी भी वर्क का जो ओरिजिनल टाइटल होता है वो क्या है। तो प्रिंस ऑफ एबिसीनिया अ टेल इसका टाइटल है इस वर्क का, बट ऑफन एब्रीविएटेड टू रासेलास, जबकि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम रासेलास के रूप में जानते हैं। फर्स्ट पब्लिश्ड इन अप्रैल 1759 इन इंग्लैंड, पहली बार पब्लिश हुआ 1759 में इंग्लैंड में। रासेलास द फोर्थ सन ऑफ द किंग ऑफ एबिसीनिया मॉडर्न डे यूथोपिया, यानी हमारा जो कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर वर्क का वो है रासेलास, जो कि चौथा बेटा है किसका, किंग ऑफ एबिसीनिया को, जो आज के समय में यूथोपिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। Who made the following comment that fancy is the arbitrary bringing together of things that lie remote and forming them into a unity? तो इस पर्टिकुलर कोटेशंस को फैंसी के बारे में किसका स्टेटमेंट है? आपके ऑप्शन है एस टी कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, वॉल्टर स्कॉट एंड जेन ऑस्टिन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है एस टी कॉलरिज। अब ये स्टेटमेंट इन एस टी कॉलरिज ने किस वर्क में दिया है या फैंसी के बारे में उनके क्या व्यूज हैं, आगे देखते हैं क्या है। द कोटेशन इज फ्रॉम द बुक, यानी ये जो पर्टिकुलर एबव कोटेशन था इसको एस टी कॉलरिज के किस किताब से लिया गया है, तो उस फेमस बुक का नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया, पब्लिश्ड इन 1817। बहुत ही फेमस वर्क है कॉलरिज का बाय सैमुअल ट्रेगर कॉलरिज। फुल टाइटल क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि फुल टाइटल के बारे में भी जानना जरूरी है। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया को हम एब्रिविएटेड फॉर्म में जानते हैं, बट इसका फुल टाइटल है बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस। अब यहाँ बुक वॉज पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम्स, यानी बुक को 2 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। द वर्क कंटेंट 24 चैप्टर्स, यानी इस पूरे बायोग्राफिया लिटरेरिया में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 24 हैं। इन दिस क्रिटिकल वर्क कॉलरिज कंसर्न हिमसेल्फ नॉट ओनली विद द प्रैक्टिस ऑफ क्रिटिसिज्म बट ऑल्सो विद इट्स थियरी, यानी उन्होंने केवल अपनी जो प्रैक्टिस ऑफ क्रिटिसिज्म के बारे में अपने व्यूज नहीं दिए, बल्कि उन्होंने एक अपनी खुद की थियरी दी है क्रिटिसिज्म के लिए। और इस बुक का सबसे फेमस चैप्टर कौन सा है वो जान लेते हैं, जिससे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। बुक चैप्टर नंबर 13, यानी कि 13वां चैप्टर जो है बायोग्राफिया लिटरेरिया का, जिसमें इन्होंने क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू कॉलरिज इमेजिनेशन हैज 2 फॉर्म्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये 2 फॉर्म्स को इन्होंने बहुत ही फेमस किया है। चैप्टर नंबर 13 में इन्होंने कहा है कि इमेजिनेशन 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी इमेजिनेशन और एक सेकेंडरी इमेजिनेशन। और यहाँ पे इन्होंने फैंसी वर्ड को भी इसका डिफाइन किया है कि व्हाट एग्जैक्टली फैंसी इज। फैंसी को उन्होंने क्या कहा, फैंसी इज इवन लोअर देन द सेकेंडरी इमेजिनेशन व्हिच इज ऑलरेडी ऑफ द अर्थली रेल्म। फैंसी इज द सोर्स ऑफ आवर बेसर डिजायर्स। बेसर डिजायर्स क्या होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई चीजें हमें देखते ही हम उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाएं और चीजों को हम डिजायर करने लगे कि काश, जैसे सड़क पे गाड़ी जा रही है, हमने देखी, बहुत अच्छा कलर है, डिजाइन अच्छी है, तो हमें क्या लगता है कि काश ये मेरे पास गाड़ी होती। ये हमारी एक कहते हैं ना बेसर डिजायर है। इसके लिए हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती कि हमने उसके बारे में किताब पढ़ी है, उसकी इवन टेक्निकल इश्यूज को जानने की कोशिश की, बस हमें अच्छी लगी, वो वही फैंसी कहलाती है। तो जो चीजें अट्रैक्ट कर जाए पर्टिकुलर पर्सन को, वो फैंसी कहलाती हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन के बारे में जानना जरूरी है कि साधारण व्यक्ति जो है फैंसी कर सकता है, प्राइमरी इमेजिनेशन में भी जा सकता है, लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन जो होती है वो क्वालिटी होती है पोएट्स की। ये क्वालिटी पोएट्स के अंदर होती है, जिसको वो अपने क्वालिटीज के माध्यम से कविता को लिखता है। तो ये कहना है एस टी कॉलरिज का, जो कि इन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया में इस थियरी को दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शेलीज डिफेंस ऑफ पोइट्री वाज ओकेजन्ड बाय द पब्लिकेशन ऑफ, यानी कि शैली का डिफेंस ऑफ पोइट्री किसके रिप्लाई में लिखा गया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किसके रिप्लाई में लिखा गया। आपके ऑप्शन है कॉलरिजेस बायोग्राफिया लिटरेरिया, विलियम हैजलिट्स इंग्लिश कॉमिक राइटर्स, जॉन रस्किन्स मॉडर्न पेंटर्स, पीकॉक्स 4 एजेस ऑफ पोइट्री। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीकॉक्स 4 एजेस ऑफ पोइट्री। यानी कि 4 एजेस ऑफ पोइट्री पीकॉक ने जो लिखी है, थॉमस लव पीकॉक ने, उसके रिप्लाई में शैली ने ए डिफेंस ऑफ पोइट्री को लिखा है। अब देख लेते हैं क्या है। ए डिफेंस ऑफ पोइट्री इज एन अनफिनिश्ड एसे बाय पीवी शैली रिटन इन फरवरी एंड मार्च 1821। अब यहाँ पे ये अनफिनिश्ड एसे है, डिफेंस ऑफ पोइट्री जो है शैली का अनफिनिश्ड एसे है, जिसको इन्होंने फरवरी या मार्च के समय में 1821 में लिखा था।
द एसे वाज रिटन इन रिस्पॉन्स टू हिज फ्रेंड, यानी टॉमस लव पीकॉक जो है शेली के अच्छे दोस्त थे, जिसके रिस्पॉन्स में इन्होंने टॉमस लव पीकॉक का आर्टिकल का नाम क्या था, द फोर एजेस ऑफ पोइट्री, जिसको इन्होंने 1820 में लिखा था, और इसके रिस्पॉन्स में शेली ने 1821 में अपनी एक आर्टिकल को लिखा। तो यहाँ पे दोस्तों के बीच क्या होता है, जैसे पोइट्स वगैरह होते हैं तो उनका ये एक अलग ही तरीका होता है कि किसी ने कुछ लिखा, उसके रिप्लाई में कुछ लिखा, तो एक पार्ट ऑफ पीकॉक्स ने क्या लिखा है, पीकॉक ने लिखा है द आयरन एज ऑफ क्लासिकल पोइट्री मे बी कॉल्ड बार्डिक, यानी आयरन एज जो बार्डिक समय था, जब बार्ड्स वगैरह, जब पोइट्स को बार्ड्स कहा जाता था और राजा के दरबारी होते थे, तो वो आयरन एज के रूप में जाना जाता है। गोल्डन एज पोइट्री का कौन सा रहा, होमर के समय का, यानी होमर के समय को इन्होंने गोल्डन एज कहा है। सिल्वर एज वर्जिल को कहा है, यानी वर्जिल के समय को इन्होंने सिल्वर कहा है। एंड द ब्रास द नॉनिक, यानी कि ब्रास जो कि एक बहुत ही लेसर क्वालिटी का मटेरियल है, उसको इन्होंने कहा है कि आज का जो समय चल रहा है उसमें उन्होंने इसको ब्रास से कंपेयर किया है। तो कहने का मतलब है टॉमस लव पीकॉक ने एक तरह से रोमांटिक एज यानी शैली के समय के टाइम की जो पोएम्स थी उसको इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया है, उसको डिग्रेड करने की कोशिश की है, कहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 है, हैप्पीनेस वाज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। This is a well known and a very famous line from the Thomas Hardy's novel। तो देखते हैं किस नॉवल की ये लाइन है। आपके ऑप्शन है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ऑप्शन बी द मेयर ऑफ कैस्टरबिश, ऑप्शन सी टेस ऑफ डोरबिलीज, एंड ऑप्शन डी जूड दी ऑब्सक्योर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा द मेयर ऑफ कैस्टरबिश। तो मेयर ऑफ कैस्टरबिश से ये पर्टिकुलर कोटेशन लिया गया है, और ये बहुत ही फेमस कोटेशन है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूजीसी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आगे देख लेते हैं क्या है द मेयर ऑफ कैस्टरविच के बारे में। इसका टाइटल है, फुल टाइटल ऑफ द नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टरविच द लाइफ एंड डेथ ऑफ ए मैन ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ मैन ऑफ कैरेक्टर कौन है उसके बारे में भी जान लेते हैं, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है जिसको हम जानते हैं माइकल हैंचर्ड के रूप में। पब्लिश होती है ये नॉवेल 1886 में पब्लिश होती है। द नॉवेल इज सेट इन टॉमस हार्डीज फिक्शनल वेसेक्स, और जैसा कि हार्डी की मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स जो हैं उसका जो सेटिंग है वो वेसेक्स है। वेसेक्स नाम का प्लेस को उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स में सेटिंग के तौर पे दिखाया है। जैसे आपने मालगुडी पर्टिकुलर प्लेस जो आर के नारायण ने उसको फिक्शनलाइज किया है, वैसे ही टॉमस हार्डी ने भी वेसेक्स को किया है। इस नॉवेल में प्रिंसिपल कैरेक्टर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। प्रिंसिपल कैरेक्टर नॉवेल के हैं माइकल हैंचर्ड, जो कि जिसको मैन ऑफ कैरेक्टर के रूप में दिखाने की कोशिश की है हार्डी ने। सुजैन हैंचर्ड न्यूसन, न्यूसन ब्रैकेट में इसलिए है क्योंकि वाइफ ऑफ हैंचर्ड, यानी पहले सुजैन जो हैं वो माइकल हैंचर्ड की वाइफ थी, बाद में माइकल हैंचर्ड ने उनको नशे में या बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने उनको सोल्ड कर दिया था, यानी बेच दिया था किसको, न्यूसन नाम के एक व्यापारी को। बाद में उनका टाइटल क्या हो गया, हैंचर्ड से न्यूसन हो गया। एलिजाबेथ जेन है, डोनाल्ड फाफ्रे हैं, लुसिटा टेम्पलमैन है, जोशुआ जॉब है। तो दीज आर द प्रोमिनेंट और सम माइनर एंड मेजर कैरेक्टर्स फ्रॉम द novel by Hardy. It is the final lines of the novel reflect the suffering that life brings। अब ये नॉवल की लास्ट लाइन है जो कि ये बताती है कि लाइफ जो है बहुत ही सफरिंग होती है लाइफ में, यानी ऐसा नहीं कि लाइफ जो है एक बहुत ही इजी गोइंग वे है या पाथ है, बल्कि लाइफ जो है इज फुल ऑफ जिगजैग, जहाँ बहुत है। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड जो कि एक फेमस 20th सेंचुरी पोएम है जिसको टी.एस. एलियट ने लिखा है, इसमें कितने सेक्शन हैं, तो आपके ऑप्शन है 7, 5, 6 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेस्टलैंड में 5 सेक्शन है। आगे देखते हैं कि कितने सेक्शंस का नाम क्या क्या है। टी.एस. एलियट्स लैंडमार्क मॉडर्निस्ट पोएम द वेस्ट एंड वॉज पब्लिश इन 1922। ये बहुत ही वेल नोन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश होती है। टू बुक्स दैट influenced T.S. Eliot were The Symbolist Movement in Literature by Arthur Symons and The Golden Bough by James Fraser। अब यहाँ पे ये देखना है कि टी.एस. एलियट जो कि एक बहुत ही बड़ा नाम है 20th सेंचुरी का, और इंग्लिश लिटरेचर में इनका बड़ा नाम है। दो ऐसी किताबें हैं जो टी.एस. एलियट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड करती है, जिसकी वजह से वो एक अच्छे पोएट भी बनते हैं
और उनकी पोइट्री की जो कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर जो बताने का जो इमेज है, तरीका है, वो कहीं ना कहीं इन दो बुक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और वो पोएम डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, यानी द वेस्टर्न को 5 सेक्शन में डिवाइड किया है एलियट ने। आपके 5 सेक्शन कौन कौन से हैं? पहला है द बरियल ऑफ द डेड। द सेक्शन टाइटल कम्स फ्रॉम एंजेलिकल बरियल सर्विस इन द बुक ऑफ प्रेयर, कॉमन प्रेयर। द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर में जैसे बरियल का एक रिचुअल होता है, वैसा ही टाइटल इन्होंने वहां से लिया है। सेकंड है आपका ए गेम ऑफ चेस, ये सेकंड सेक्शन का पार्ट है द वेस्टलैंड का। द टाइटल रेफरेंस टू द जैकोबियन प्ले विमेन बीवेयर विमेन, यानी एक प्ले है, जैकोबियन प्ले है, जैकोबियन टाइम का, जिसका इस प्ले में एक सिचुएशन आती है, एक ऐसा पार्ट आता है जिसमें गेम ऑफ चेस की बात होती है, तो ये टाइटल उन्होंने वहां से लिया है। आपका तीसरा सेक्शन है द फायर सरमन, ए रेफरेंस टू एडमंड स्पेंसर्स पोएम प्रोथेल्मियन, यानी कि फायर सरमन को स्पेंसर की प्रोथेल्मियन से ये लिया गया है। आपका चौथा सेक्शन है डेथ बाय वाटर एंड पांचवा है व्हाट द थंडर सेड। सो दीज आर द 5 सेक्शंस फ्रॉम द वेस्टलैंड। द पोएम एक्सप्लोर लाइफ इन लंदन इन द आफ्टरमैथ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हु सेड दीज वर्ड्स अबाउट हिज ओन पोएट्री, तो किसने ये अपनी पोएट्री के बारे में कहा है और क्या कहा है? आई रिगार्ड माई सेल्फ एज एन इंडियन पोएट राइटिंग इन इंग्लिश। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है किस पोएट का है? आपके ऑप्शन है नसीम एजिकेल, आर एन टैगोर, सरोजनी नायडू एंड कमला दास। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नसीम एजिकेल ने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट अपने बारे में कहा है। नसीम एजिकेल 1924 टू 2004, बहुत ही लंबा लाइफ स्पैन रहा है इनका। वॉज एन इंडियन पोएट, एक्टर, प्ले राइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक, बहुत सारा काम इन्होंने किया है लिटरेचर में, इंडियन लिटरेचर में। एजिकेल्स, द एजिकेल्स का मतलब है ये पर्टिकुलर कम्युनिटी, ये पर्टिकुलर केवल एजिकेल की बात नहीं हो रही, एजिकेल्स यानी टोटल कम्युनिटी की बात हो रही है। बिलोंग टू मुंबईज मराठा स्पीकिंग ज्यूइश कम्युनिटी नोन एज बेन इजराइल। अब ये इनके बारे में पूछा जाता है कि हु आर बेन इजराइल्स, तो यहाँ पे ये जानना है कि मराठा स्पीकिंग जो ज्यूइश कम्युनिटी के लोग हैं उनको हम बेन इजराइल कहते हैं। ही वॉज, यानी नसीम एजिकेल को क्या अवार्ड मिला? अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 फॉर हिज कलेक्शन लैटर डे साम, यानी लैटर डे साम जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है इनकी, जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1983 में। सो आई होप डियर एस्पिरेंट्स आपको ये सीरीज पसंद आएगी, जैसा कि पिछले सीरीज को भी आप देख रहे हैं। तो प्लीज़ जितना हो सके आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, चैनल को बढ़ाइए आगे, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप सबके लिए डाल सकूं यूट्यूब पे।